नमस्कार, प्रणाम, सुप्रभात। बहुत बहुत स्वागत करेंगे दूरदर्शन के वैदिक खास और अपने लोकप्रिय कार्यक्रम बिहार बिहार में। सुप्रभात इसलिए भी क्योंकि सुप्रभात कहने का मतलब सिर्फ ये नहीं है, अभिवादन से सिर्फ इसका मतलब नहीं है, बल्कि आशय इसका, अर्थ इसका ये भी है कि ये मुलाकात जब भी हो बिल्कुल समान परिवेश में, और जो मुलाकात होती है जब भी होती है तो एक खुशी के साथ, गर्मजोशी के साथ होती है और अपनापन बना रहे, इसलिए भी सुप्रभात कहने का मतलब उसका जो महत्व है ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं और कामना करते हैं कि आपका और बिहार बिहार का भी जो अपनापन है वो हमेशा बना रहे। इन्हीं उम्मीदों के साथ कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और कहते हैं कि सुबह का तो वक्त है, हमने सुप्रभात आपको कहा, तो इसलिए खुश रहना भी बहुत ज़रूरी है हम सभी के लिए। इसलिए आपसे भी अपील करेंगे हमेशा खुश रहा करें, बिना वजहों से भी खुश रहा करें। और इसका सबसे बड़ा फार्मूला यही है, खुश रहने का उपाय एक ही है कि पुरानी बातों को, जिन चीज़ों को आप भूल नहीं पा रहे उन्हें आप भुला दें। मुझे ये मालूम है कि ये कहना आसान है लेकिन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन क्या करें, ज़िंदगी है, आगे बढ़ना है तो कुछ चीज़ों को, कुछ बातों को भूलना भी ज़रूरी हो जाता है। निरंतर समय आगे बढ़ता है तो समय के साथ आप भी आगे बढ़िए। तो कहा जाता है कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली जो विचार होते हैं उन्हीं को कहते हैं, उन्हीं को मानते हैं, जो विचार लगातार हमें अपने मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं और इसी के साथ साथ दूसरों को मदद करने की भावना भी सिखाते हैं। इनमें से ऐसे कई महापुरुष हमारे देश में हुए, कई नायक हुए, जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और भी हमारे देश के ऐसे कई जननायक, स्वतंत्रता सेनानी हुए और रोल मॉडल हुए विकास के और हमारे युवाओं के लिए, जिन्होंने अपने विचारों से हम सभी को लगातार प्रभावित किया और करते आ रहे हैं। तो आइए देखते हैं आज का अनमोल वचन। इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये जरूरी है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। वे निरंतर हमें, जब भी हम सुबह सिर्फ उठते, सिर्फ बात सुबह का नहीं है, बल्कि अपने जब भी हम दिनचर्या को अंजाम देते हैं तो किसी विचार के साथ किसी भी दिन की शुरुआत हमें करना होगा। और ये विचार न सिर्फ हमें बदलते हैं बल्कि औरों को भी मदद करते हुए हमें एक प्रभावशाली बनाने की कोशिश भी करते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है हम सभी को अपने जीवन में एक सकारात्मक विचार अपनाने की। कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और जैसा कि आज बता दें कि आज वैदिक खास मेहमान आज हमारे बीच मौजूद हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं नाबार्ड के बारे में। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, कितनी बड़ी अहम भूमिका इसकी है, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। आज तमाम पहलुओं पर आज हम बात करने वाले हैं। नाबार्ड, जिसे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के बारे में ये कहा जाता है कि ग्रामीण भारत की ये रीढ़ है और इसने स्वयं सहायता समूह को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए अहम भागीदारी और भूमिका निभाई है और लगातार अपनी जिम्मेदारियों का यह निर्वहन कर रहा है। ये कैसे, तो आइए खुद जानेंगे। नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक गौतम कुमार सिंह जी आज हमारे बीच इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। चलिए दिल खोल के साथ उनके साथ हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है गौतम कुमार सिंह जी हमारे कार्यक्रम बिहार बिहार में। आप सबों का नमस्कार। मैं सबसे पहले दूरदर्शन को धन्यवाद देना चाहूँगा इस कार्यक्रम में आने के लिए। जी गौतम जी, नाबार्ड के विषय में कई सारी बातें हैं, अहम जानकारियां हैं जो हमारे दर्शक भी इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले हम आपके विषय में थोड़ा जानेंगे कि बिहार में बिलोंग कहाँ से करते हैं, स्कूलिंग आपकी कहाँ हुई है और हायर एजुकेशन के लिए आप कहाँ गए? मेरा जन्म बिहार के मुंगेर ज़िले में हुआ है। मेरे गांव का नाम टीकारामपुर है जो मुंगेर के सदर प्रखंड में आता है। ये गंगा का दियारा का क्षेत्र है, लेकिन हमारी शिक्षा दीक्षा स्कूल की मुंगेर में नॉटर डेम एकेडमी है, उसके पूर्व सरस्वती शिशु मंदिर में, पहले लक्ष्मण विद्या मंदिर कहा जाता था, वहाँ पढ़ाई हुई। और आगे अगर हम बढ़ें तो दिल्ली में कर्नल सत्संगी स्कूल से मैंने 12th किया और उसके बाद फिर से बिहार के मुंगेर के RDNDJ कॉलेज से मैंने BSc फिजिक्स ऑनर्स में किया। फिर LLB के लिए मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, लेकिन उस समय ही नाबार्ड में हमारी नियुक्ति हो गई तो वो मैं कंप्लीट नहीं कर पाया। लेकिन नाबार्ड ज्वाइन करने के बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में किया, उसके बाद हमने MBA किया और अभी भी मैं PhD
कर रहा हूँ, डॉक्टरेट कर रहा हूँ। जी, क्या बात है। मतलब पढ़ाई का सिलसिला लगातार अभी जारी है उच्च शिक्षा प्राप्त करने का। तो कितने वर्ष हो गए नाबार्ड सेवा में ज्वाइन किए हुए अभी तक? नाबार्ड में मैं 5 फरवरी 1996 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में ज्वाइन किया था। आज 29 वर्ष पूरे होके ये 30वां वर्ष चल रहा है और इस जर्नी में मैं लखनऊ से मुंगेर में मुझे डीडीएम के रूप में कार्य करने का मौका मिला। मुंगेर के साथ जमुई भी मेरे साथ एडिशनल चार्ज था। उसके बाद मुझे प्रधान कार्यालय में जिम्मेवारी दी गई और जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं और आरआरबीज़ हैं उसमें टेक्नोलॉजी एडॉप्शन के लिए हमने काफ़ी कार्य किया और आज जो ये दोनों बैंक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हैं या सीबीएस जो कोऑपरेटिव में है उसमें मेरी भी अहम भूमिका रही। प्रधान कार्यालय के उपरांत मैं मध्य प्रदेश के भोपाल में कार्यरत रहा। उसके उपरांत झारखंड में रांची में था और रांची में मैं मुख्य महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत था और यहाँ 1 सितंबर 2025 को मैं सीजीएम के रूप में प्रभार ग्रहण किया हूँ। जी, यानी कि गौतम जी 30 सालों का ये रोमांचक सफ़र रहा है आपकी सेवा का। कई महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट और पद के साथ अपनी जिम्मेदारियों को आप लगातार निर्वहन कर रहे हैं और अभी आप बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार में नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि नाबार्ड की जो स्थापना के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं और किन उद्देश्यों के साथ इसका गठन हुआ था? नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुई। आज 44 वर्ष पूरे नाबार्ड ने कर लिए हैं और इस जर्नी में जो हमारा मुख्य रूप से पुनर्वित्त संस्थान के रूप में शुरुआत हुई थी और 1400 करोड़ के बैलेंस शीट से बढ़ के आज 10 लाख करोड़ का बैलेंस शीट नाबार्ड का है और हमारे जो मुख्य कार्य हैं उसमें आप कह सकते हैं कि क्रेडिट प्लानिंग है, यानी कि हर ज़िले में कितना ऋण बैंकों के द्वारा जाएगा वो प्लानिंग नाबार्ड ही करता है हर ज़िले में। इसके अलावा हमारे डेवलपमेंटल फंक्शंस हैं जिसमें कुछ उन्नत कृषि के मॉडल हैं या ग्रामीण विकास के मॉडल हैं। आप एसएचजी का नाम ले रहे थे, ये भी हमने पायलट के रूप में ही शुरू किया था। आज कृषक उत्पादक समूह की बात की जाती है, वो भी नाबार्ड का ही प्रयास है। किसान क्रेडिट कार्ड जो एक नवोन्मेषी प्रोडक्ट था वो भी नाबार्ड के द्वारा दिया गया। इसके अलावा जो रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ग्रामीण बैंक और कोऑपरेटिव बैंक, जिला सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंक, उसकी इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट की जिम्मेवारी हमारे पास है, सुपरविज़न हमारे पास है। तो ये मुख्य रूप से हमारी कुछ डेवलपमेंट जो 44 साल में हुई है, हर क्षेत्र में हमने काम किया है और जो हमारा मुख्य उद्देश्य था कि ग्रामीण समृद्धि के लिए हम काम करें। और आप सुबह बात कर रहे थे कि मुस्कुराते रहें हम, तो नाबार्ड का ध्येय ही है कि ग्रामीण जितनी पॉपुलेशन है उनके चेहरे पे मुस्कान आए। इसी उद्देश्य के साथ दिन रात हमारे जितने भी पूरे भारत में हमारे कर्मचारी हैं इसके लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं। जी बिल्कुल। तो गौतम जी, हम ये जानना भी चाहेंगे कि बिहार में अगर बात की जाए नाबार्ड की तरफ से किसानों और ग्रामीणों के उत्थान के लिए किस तरह की जो अपनी अहम भूमिका है वो निभा रहा है, जरूर चाहेंगे इसकी भूमिका के बारे में भी जरूर बताएं। ग्रामीण क्षेत्र जैसा हम सब जानते हैं ये हमारा चित्रफलक है और नाबार्ड और ख़ास करके नाबार्ड बिहार इसके लिए निरंतर प्रयत्नशील है। अगर हम बिहार की स्थिति देखें तो बाढ़ से ग्रसित है। हमारी ज़मीन इतनी उपजाऊ है कि हम कुछ भी उस पर बो दें तो वो सोना ही उगलेगा और नाबार्ड 14,000 करोड़ पिछले वित्तीय वर्ष में बिहार राज्य में या तो राज्य सरकार को आधारभूत संरचना के लिए या जो विपणन की व्यवस्था होती है, अधिप्राप्ति, धान अधिप्राप्ति होती है, उसके लिए पूंजी जो सरकारी बैंकें हैं और गवर्नमेंट की जो एजेंसी है उसको दी है और करीब करीब 25 करोड़ का हम ग्रांट डेवलपमेंटल फंड बिहार के विकास के लिए पिछले वित्तीय वर्ष में दिए हैं। मुख्य रूप से बिहार में अगर हम देखें तो वाटर सेट डेवलपमेंट, खास करके जो दक्षिण बिहार है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पे हम करीब 15-17 साल पहले प्लानिंग कमीशन की वाटर सेट योजना लाए थे और 80,000 हेक्टेयर भूमि को हमने उपचारित किया था। उपचारित यानी कि जो हमारे मिट्टी का बहाव बारिश के कारण हो जाता है, नाले बन जाते हैं,
उसको ट्रीट किया था, और जहाँ एक फसल या कोई फसल नहीं होता था, आज वहाँ के किसान 2 फसल या 2 से अधिक भी फसल ले रहे हैं। और पिछले अगर 4-5 साल में देखें तो 5 जिलों में दक्षिण बिहार के हमने मुंगेर, जमुई, बांका, औरंगाबाद, गया, इसमें KFW जो जर्मन की संस्था है, सरकारी संस्था है, उसके साथ मिलके हमने मिट्टी संरक्षण और मिट्टी की उत्पादकता बढ़ाने के लिए करीब 10,000 हेक्टेयर भूमि को उपचारित किया है, जिससे कि वहाँ के 10,000 किसान जो है लाभान्वित हुए हैं। जी, तो संतोष जी, अगर बात की जाए तो आप नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक के रूप में इसके नाते बिहार में आप क्या विज़न रखते हैं ग्रामीण विकास और कृषि विभाग को लेकर? जो भी विकास की अगर बात की जाए, ग्रामीणों के विकास की बात की जाए, कृषि के विकास को लेकर की जाए, तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में क्या विज़न आप रख रहे हैं? मैं आपके ही शब्दों को लेना चाहूँगा। आप कह रहे थे पुरानी चीज़ों को अगर कुछ गलत है तो उसको भूलना चाहिए, लेकिन हम लोग यहाँ चाहेंगे कि जो हमारी पुरानी चीज़ें हैं, जो परंपरागत खेती रही है, जैसे नेचुरल फार्मिंग है, वैदिक खेती है, उस पे बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि ऑर्गेनिक जो फ्यूचर है, अगर हम बिहार के मौसम को देखें, जो हमारे बचपन में यहाँ का मौसम था उस तरह का अब नहीं रहा है। सुखाड़ हो जाता है या अत्यधिक बारिश हो जाती है, फ्लड 2-2 बार 3-3 बार आ जा रही है। इस बार ही अगर देखिए तो गंगा नदी में या अन्य नदियों में तीसरी-चौथी बार बाढ़ आ गया है, फसल डूब रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए जो अंधाधुंध हम लोग प्रयोग रासायनिक खाद का करते हैं, उसको कम करने के लिए जैविक खेती नाबार्ड ने पिछले 2 साल से प्रयास किया है दूसरे राज्यों में। उसका नाम हमने जीवा दिया है, जो नेचुरल फार्मिंग का है। और मैं चाहूँगा कि इस साल में या आने वाले वर्षों में बिहार में भी खास करके जो गंगा का दियारा एरिया है या दूसरे नदियों का जो तराई बेल्ट है और जो हमारी पहाड़ी क्षेत्र हैं साउथ बिहार में, वहाँ पे जैविक खेती को बढ़ावा दें। भारत सरकार की योजना भी है, उसके साथ कन्वर्जेंस करके नाबार्ड के सहयोग से हम यहाँ के किसानों के आय के लिए ज़्यादा काम करेंगे। इसके अलावे अगर हम पिछले 15-20 साल में देखें तो बिहार ने ज़बरदस्त तरक्की की है कृषि के क्षेत्र में। हम कई फसलों में नंबर 1 हैं, चाहे हम मखाना का नाम लें, लीची का नाम लें, इसमें हम नंबर 1 हैं। मखाना में तो करीब 85 से 90% प्रोडक्शन हमारे यहाँ हो रहा है। कल मखाना बोर्ड का भी गठन या शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है, तो उसके आने से इस क्षेत्र में काफ़ी किसानों को की आमदनी बढ़ेगी। और नाबार्ड भी खास करके जो चौर का क्षेत्र है, टाल का क्षेत्र है, वहाँ इस तरह के मखाना की, सिंघारा की, मछली मत्स्य पालन के लिए भारत सरकार के मत्स्य संसाधन विभाग और राज्य सरकार की जो मत्स्य विभाग है उनके साथ मिलकर हम आगे काम करेंगे। FPO गठन काफ़ी हुआ है, राज्य में करीब 1700 FPO हैं। नाबार्ड के अकेले प्रमोट किए हुए 300 FPO हैं। उनको मजबूत करने के लिए हम लोग कार्य करेंगे। हमने अपने विभाग के अधिकारियों को और कर्मचारियों को कहा है कि इसकी कार्य योजना बने कि जो FPO है वो सशक्त बने। अगर FPO सशक्त बनेगा तो निश्चित रूप से किसान की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। जो कृषि विश्वविद्यालय हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं, उनके एक्सटेंशन सर्विसेज भी इनके माध्यम से आगे जाएगा। और जो देश के बाज़ार के अलावे विदेशों में जो हमारे किसानों के उत्पाद हैं, चाहे सब्जी हो, फल हो, दुग्ध के उत्पाद हों, मिलेट है, मखाना है, लीची है, वो व्यापक रूप में पहुँचे। एक और चीज़ पे हम लोग फोकस करना चाहेंगे, वो फूड प्रोसेसिंग का सेक्टर होगा, जिसकी अपार संभावनाएं बिहार में है। एक और चीज़ मैं भूल रहा हूँ, मशरूम में भी बिहार नंबर 1 है। और मशरूम को प्रोसेस करके अगर हम बाहर पहुँचाएँ तो किसानों को अधिक मूल्य मिलेगा। स्वस्थ रहना हम सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी एक चुनौती है, वो भी आज के समय में। गौतम जी, आप क्या मानते हैं इसे लेकर? और योग ने वाकई में आज हमारे देश के साथ साथ पूरे दुनिया में इसका बड़ा प्रभाव छोड़ा है। आप कैसे इसे देखते हैं? और फिट रहने के लिए आप क्या कुछ आपकी क्या एक्टिविटी रहती है, वो भी जरूर चाहेंगे आप बताएं।
राकेश जी बिल्कुल सही कहा। मैं योग नगरी से आता हूं, जैसा आप जानते हैं मुंगेर योग नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। और मैं अपनी दिनचर्या का शुभारंभ भी जो है करता हूं मॉर्निंग वॉक से, और उसके बाद करीब 40 से 45 मिनट योग नियमित रूप से करता हूं। और कभी अगर योग करने का समय नहीं मिला तो कोशिश करता हूं कि शाम में या रात में भी समय मिले तो कम से कम प्राणायाम ज़रूर करूं। कई बार तो ये भी हुआ है कि मैं ट्रैवल कर रहा हूं, गाड़ी में बैठा हूं, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, तो प्राणायाम मैंने गाड़ी में भी किया है। तो निश्चित रूप से हर लोग को योग करना चाहिए और उसको अपने जीवन में आत्मसात निश्चित रूप से करना चाहिए। अगर हम कोरोना का समय चाहिए देखें तो ये योग जो है वो एक बड़ा सेवियर था। आपको अगर ध्यान होगा तो मैसेजेस आते थे, माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते थे कि आप योग करें, प्राणायाम करें, और इससे जो है आप कोरोना से बच सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और सबसे खासियत गौतम जी योग की ये भी है कि आप कहीं भी चलते फिरते या फिर कहीं बैठे हैं, सफ़र भी कर रहे हैं, तो आप योग को आसानी से, कुछ प्राणायाम ऐसे हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं, जिसका सीधा फ़ायदा आपको आपके स्वास्थ्य पर मिलेगा। हम नाबार्ड की अगर बात करें गौतम जी, तो नाबार्ड से जुड़ी जो बिहार की जो कुछ कई सारी जो योजना है, परियोजनाएं वो चल रही हैं, कई बड़े और अच्छे अनुभव आपके साथ बिहार में भी रहे होंगे। तो परियोजना या फिर इसकी सफलता की कुछ कहानी ऐसी है संस्मरण जो आप साझा करना चाहेंगे? राकेश जी, मैं शुरुआत करता हूँ। 2002 का वर्ष था। मैं नया ज़िले में जिला विकास प्रबंधक के रूप में तैनात हुआ था। जमुई हमारे साथ टैग था। जमुई में क्यूल नदी बहती है और जमुई से खैरा नाम का प्रखंड है, वहाँ पे हम जा रहे थे। एक कार्यक्रम था स्वयं सहायता समूह, और 100 स्वयं सहायता समूह को एक दिन में कैनरा बैंक के खैरा ब्रांच के द्वारा वित्त पोषण किया जा रहा था, जो कि उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उस समय स्वयं सहायता समूह नया था और कोई बैंक अगर 100 समूह को लोन दे रहा है तो वो बड़ा इवेंट था। मैं भी बहुत उत्साहित था। उस समय के मेरे मुख्य महाप्रबंधक महोदय जो यहाँ वशिष्ठ साहब थे, एस.सी. वशिष्ठ जी, वो भी उस कार्यक्रम के लिए आ रहे थे। कैनरा बैंक के भी वरिष्ठ अधिकारी आ रहे थे। मैं मुंगेर से जब चला तो एक नदी आती थी। नदी में पानी था, तो जो बोट रहती थी, नाव जो होता था, वो बांस का बना हुआ गोल बड़ा टोकरी अगर देख लें तो उस तरह का होता था। या तो उससे जाइए या पैदल जाइए, करीब आपके ठेहुने भर पानी रहता था। मैं भी अपना जूता खोला और पानी में पैदल चलने लगा। चूँकि मैं दियारा क्षेत्र का था तो मुझे कोई डर नहीं था कि पानी में जाएंगे, तेज़ बहाव आएगा तो बह जाएंगे। तो वहाँ मैंने देखा एक पुल जो है वो आधा बना हुआ पड़ा हुआ था। मैंने पूछा, जो स्वयंसेवी संस्था सिफा थी, उनके सीईओ उस समय तरुण साहा जी थे, ये पुल आधा क्यों बना है? तो उन्होंने कहा ये तो नाबार्ड योजना में ही बना है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि नाबार्ड आधारभूत संरचना निधि के अंतर्गत राज्य सरकार को पुल, पुलिया, सिंचाई, चेक डैम, इस आंगनबाड़ी केंद्र, हॉस्पिटल्स, इसके लिए भी सहायता करता है। उस समय मोबाइल का ज़माना नहीं था, लेकिन मैंने कुछ फ़ोटो डिजिटल कैमरा मंगवा के फ़ोटो खिंचवाया और रिपोर्ट हमने अपने क्षेत्रीय कार्यालय को भेजा। और आपको आश्चर्य होगा कि उस पर कार्रवाई हुई, और 2 वर्ष के बाद जो सुदूर क्षेत्र था खैरा का, जहाँ लोग अपनी ज़िंदगी गंवा देते थे अगर बरसात का समय है, वो चिकित्सा के लिए जमुई नहीं पहुंच पाते थे, तो आज के दिन में लोग करीब आधे घंटे में वहाँ से जमुई पहुंच जाते हैं, या दूसरे केंद्र पे भी, पटना भी 2-3 घंटे में, वहाँ से 3 घंटे में पहुंच सकते हैं। तो ये मेरे लिए एक बड़ी उपलब्धि थी कि आधारभूत संरचना, एक पुल जिसने कि करीब 10,000 की आबादी को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। इसके अलावा अगर वाटर सेट की, जिसकी मैंने चर्चा की, मेरा सौभाग्य है कि उसकी जो फिजिबिलिटी स्टडी की गई थी, उसमें भी मैं अंग था। उस टीम की 2 लोगों की टीम थी, एक महाप्रबंधक प्रधान कार्यालय से आए थे, साथ में मुझे जोड़ा गया था।
और मुंगेर और जमुई मिलाएं तो करीब 25 से ज़्यादा वहाँ पे वाटर सेट की योजनाएं थी। और मेरा सौभाग्य रहा नाबार्ड के डीडीएम के रूप में कि उन परियोजनाओं को बिल्कुल समापन की तरफ लेने के बाद मेरा 8 वर्ष तक मुझे इसीलिए रहना पड़ा कि उन योजनाओं को कम से कम फाइनल इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में हम लेके जाएं। और जब मैं लिया तभी मेरा वहाँ से तबादला हुआ। जी, मतलब कि काफ़ी रोचक अनुभव आपने साझा किया और जो संस्मरण है ये मुझे लगता है कि आपके लिए हमेशा ऐतिहासिक पल होगा। एक तरह से देखा जाए तो बड़ी उपलब्धि शुरुआत में आपकी ये रही है, आपके तरफ से भी जिन चीज़ों को आपने बातों के ज़रिए रखा। तो नाबार्ड ने स्वयं सहायता समूह के ज़रिए महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया, महिला को सशक्तिकरण किया है। उस विषय में ज़रूर चाहेंगे, उसके बारे में ज़रूर बताएं कि ये कितना बड़ा और कितनी बड़ी जो पहल है वो की जा रही है नाबार्ड की तरफ से, और इसे किस रूप में आप देख रहे हैं? इसकी स्वयं सहायता समूह के लिए नाबार्ड ने जब पायलट चलाया था, उस समय बैंक सोचते थे कि ये 5 रुपये 10 रुपये बचत करने वाले जो हैं वो हमारे लिए बैंकेबल नहीं होगा। बैंकेबल इसलिए नहीं कि उस समय आपको ध्यान होगा कि कोई भी खाता खुलता था तो पासबुक दिया जाता था। तो पासबुक और अगर स्टाफ कॉस्ट देखें तो वो काफ़ी कॉस्टली होता था। तो नाबार्ड ने सोचा क्यों नहीं ऐसा एक मॉडल लाया जाए, इनफॉर्मल ग्रुप बनाया जाए जिसमें 10 से 20 महिलाएं रहें और उनका समूह बने, और जो अपना थ्रिफ्ट यानी अपने पेट काट के, मान लीजिए कि चावल अगर वो बना रही हैं तो उससे 1 मुट्ठी चावल निकाल लें, या दाल से आधा मुट्ठी दाल निकाल लें, और वो बचत को वो जमा करें और आपस में जो इनकी ज़रूरत होती है, छोटी छोटी ज़रूरत 100 रुपये 200 रुपये, तो आपस में इंटर लेंडिंग करें और बैंक में खाता रहेगा। बैंक 6 महीने के बाद उनका जो आपस का इंटरेक्शन है, इंटर लोनिंग है, उसको देखते हुए उनको 4 टाइम्स तक, 4 गुना तक उनका जो कॉर्पस है उसका लोन दे सके। और ये शुरुआत जो पायलट से 90 के दशक में शुरुआत में हुआ था, वो आज एक व्यापक रूप ले चुका है, एक आंदोलन के रूप में है। NRLM राष्ट्रीय स्तर पे और राज्य के स्तर पे SRLM जिसे यहाँ पे जीविका के नाम से जाना जाता है, और 10 लाख महिलाएं, 10 लाख समूह बिहार में है। अगर पूरे भारत की देखें तो 1.25 करोड़ के आसपास स्वयं सहायता समूह है। तो इसमें हमें गर्व होता है कि इस जो अभियान या महाअभियान कहिए, इसमें नाबार्ड जुड़ा था, और जब भी स्वयं सहायता समूह का नाम आता है तो नाबार्ड का नाम जरूर आता है। इसमें भी एक रोचक आपको चीज़ बताना चाहूँगा। जब मैं मुंगेर में ज़िले में पदस्थापित था तो एक गांव है वहाँ पे फुलकिया, जो कि बरियारपुर प्रखंड में आता है, और उस समय मुंगेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक बरियारपुर के हुआ करते थे अरविंद चौधरी जी, जिसको हम लोग कहते थे कि SHG के एक तरह से एम्बेसडर हैं। उन्होंने बताया कि ये इस गांव में, और संजोग से वो उसी गांव के रहने वाले थे, उन्होंने कहा कि उस गांव में गंगा के दियारा में जब ज़मीन ऊपर होता है, अगर गंगा का मिएंडरिंग नेचर कटाव करता है तो जो ज़मीन नई बाहर आती है उसके लिए कई खून खराबा होता है ज़मीन को हासिल करने के लिए, जब तक कि उसकी नापी नहीं करा दी जाए। तो ऐसे ही कुछ वहाँ पे मारपीट में एक समूह ऐसा था जो मारे गए थे ज़मीन की लड़ाई में, और एक समूह ऐसा जिन्होंने मारा था। तो जो मारे थे वो सेंट्रल कारा भागलपुर, और जो मरे थे उनके परिवार की तो ऐसे दयनीय स्थिति थी। तो हमने कहा कि दादा क्यों नहीं हम प्रयास करते वहाँ समूह बनाने का। तो पहले तो वो भी हिचके, लेकिन चूँकि लोकल थे तो बोले कि कोशिश करते हैं। वो वहाँ के पुरुषों से पहले बात किए तो काफ़ी उसका विरोध हुआ। फिर महिलाओं में बात की, हम लोग गए तो शुरू में तो वो लोग बोले कि वो दुश्मन के परिवार से कैसे हम हाथ मिलाएंगे। तो हमने कहा हाथ कहाँ मिलाना, आप अलग अलग समूह बना रहे हैं और अपने बच्चों का भविष्य देखिए। आप क्या चाहते हैं कि आपके बच्चे बड़े हों और वो दूसरे समूह को मारें? तो उनको भी समझ में आया, समूह बना, और समूह के बाद उस समय SGSY स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना चलती थी भारत सरकार और बिहार सरकार के माध्यम से। हमने उससे जोड़ के 3 महिलाओं के समूह का
वहाँ पे फूड प्रोसेसिंग का इंडस्ट्री लगाया, दाल, सत्तू, और बाद में आज इतनी वहाँ पे खुशहाली है और आपस में अमन चैन भी है। दूसरा एक और ये हुआ, जब महिलाएं अपना बिजनेस करने लगी तो पुरुषों ने कहा कि हमारे लिए क्या, तो उस समय हमने नाबार्ड के माध्यम से आईटीसी के साथ मिलके दुग्ध के प्रसंस्करण के लिए एक बल्क मिल्क कूलर हमने अपने रूरल इनोवेशन फंड से दिया था। तो ये कुछ सेटिस्फेक्शन मिलता है जब हम पुराने चीज़ों को याद करते हैं। बिल्कुल, और हम मतलब कि समझ सकते हैं जिन चीज़ों का, जिन संस्मरण को आप याद कर रहे हैं और बता रहे हैं, ये वाकई में एक अलग अनुभूति होती है जब आपने उस चीज़ों को, उन कामों को किया है। विषम परिस्थितियों में लोगों को इस योजना से जुड़कर आपने उनके लिए जो किया है, खुशहाल ज़िंदगी आज वो जी रहे हैं इस योजना के बदौलत। कई रोचक बातें हुई, लेकिन हम जानना चाहेंगे आपके परिवार के विषय में। फैमिली में कौन कौन मेंबर हैं? क्या सारे परिवार एक साथ रहते हैं और कहाँ रहते हैं? ज़रूर बताएं इसके बारे में। राकेश जी, मैं एक कृषक परिवार से हूँ। मेरे पिताजी अब तो नहीं रहे इस दुनिया में। स्वर्गीय वाल्मीकि प्रसाद सिंह समाज सेवी थे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे और कृषक थे। तो वो काफ़ी प्रतिष्ठित मुंगेर ज़िले में थे। इसके अलावा मेरी माताजी गृहिणी थी, वो भी अब नहीं रही। वो उत्तर प्रदेश बनारस की रहने वाली थी। इसके अलावा हम 4 भाई और 1 बहन हैं। बड़े भाई इंजीनियर बॉम्बे में मुंबई पोर्ट ट्रस्ट में थे, अब नहीं रहे। इसके अलावा एक भाई हमारे बॉम्बे में रहते हैं और अभी अपना व्यवसाय शुरू किए हुए हैं। स्टार्टअप कहिए, किसानों के लिए काम करते हैं, वेयरहाउस मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। इसके अलावा प्रोक्योरमेंट के क्षेत्र में उनका बिजनेस है। पहले जॉब करते थे बॉम्बे में ही। और तीसरे भाई जो हमसे बड़े हैं वो फिल्म के लाइन में थे, फिल्म प्रोडक्शन में थे, कुछ चैनल के साथ भी जुड़े थे, लेकिन समाज सेवा में वो आ गए और घर पे रहते हैं। हमारे पिताजी और माताजी को देखने के लिए वो वहाँ पे आए थे। कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, स्किलिंग सेंटर्स, और सामाजिक क्षेत्र में हैं। अभी राजनीतिक क्षेत्र में भी वो एक्टिव रहते हैं। इसके अलावा मेरी पत्नी और एक पुत्र है। पुत्र की स्कूली शिक्षा खत्म हुई है, आगे की पढ़ाई शुरू करने वाला अभी है। और मेरी पत्नी मूलतः जमालपुर मुंगेर की रहने वाली हैं, लेकिन उनके पिताजी सेल में राउरकेला में जॉब करते थे, तो वहीं पे सेटल्ड हैं। जी, मतलब कि बड़ा परिवार है, संयुक्त परिवार है, कब जी सब लोग खुशहाल है। क्वालिटी ऑफ टाइम कहा जाता है कि शेड्यूल तो काफ़ी बिजी आपका होता होगा, तो फैमिली को कितना मतलब क्वालिटी ऑफ टाइम दे पाते हैं आप, या फिर समय का अभाव भी रहता है, ऐसा कुछ? समय का अभाव तो रहता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि अपने काम को समय पे निपटाऊं और जल्दी से जल्दी अपने परिवार के पास पहुंचूं। और मैं फैमिली मैन हूं और छुट्टी के दिन मैं कोशिश करता हूं, खास करके मेरे बेटे का डिमांड रहता है, पापा आप आज ये बना के खिलाओ, आज वो बना के खिलाओ। अच्छा। तो अब तो उतना समय नहीं मिल पाता है, लेकिन पहले के दिनों में सैटरडे संडे जनरली मैं नाश्ता मैं बनाता था, अलग अलग चीज़ बनाता था। क्या बात, मतलब बच्चों के डिमांड पर, है ना? जी। अच्छा जी। तो मतलब कुछ एक्स्ट्रा घूमने फिरने का भी शौकीन है? छुट्टियाँ कैसे बिताते हैं ये बताइए? छुट्टियों में या तो मैं लॉन्ग ड्राइव पे जाता हूँ, सिनेमा देखने का शौक़ है, गाना सुनने का शौक़ है। तो घर में बहुत देर बैठना, खास करके छुट्टी के दिन में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, बोरिंग लगता है। और मेरी पत्नी का भी रहता है कि मार्केट चलें या ड्राइव पे जाएं, तो वो है। और बाहर भी घूमने का शौक़ है, चाहे पहाड़ों पे या गांव में। और गांव से विशेष लगाव है, तो नाबार्ड में भी मैं इस शौक़ को एक तरह से इस तरह यूज़ करता हूँ कि रूरल टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए, इको टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए हम लोग नाबार्ड से भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं जी। और गांव के जो व्यंजन हैं, गांव के जो परिधान हैं, हमारा हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, इसको बढ़ावा देने में नाबार्ड तो पहल करता ही है,
लेकिन आप कह सकते हैं कि मेरा स्पेशलाइजेशन इस फील्ड में है। मैं जहाँ भी रहा हूँ उनके प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए मेला का आयोजन किया हूँ। चाहे वो मुंगेर में रहते हुए हमने मुंगेर अंग महोत्सव के नाम से ये शुरू किया था, उद्यमी मेला, अंग उद्यमी मेला के नाम से। जब मैं भोपाल गया मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में पूरे भारतवर्ष के लिए जितने भी उत्कृष्ट प्रोडक्ट हैं, चाहे हैंडलूम का हो, हैंडीक्राफ्ट का हो, स्वयं सहायता समूह के उत्पाद और इससे जुड़ा बड़ा अनुभव भी आपके साथ है। एक जिक्र करना चाहेंगे क्योंकि मुझे लगता है कि ज़रूरी है किसान भाइयों के लिए, ग्रामीणों के लिए। अक्सर ये सुना जाता है शिकायतें, या फिर क्या ये मिथ है कि कहा जाता है, ऐसा सुना जाता है कि ग्रामीण में जो बैंक की तरफ से जो ऋण है वो नहीं दिया जाता है, चैलेंजिंग होता है उन सब के लिए, ऐसा कुछ है क्या, या मिथ है ये? देखिए, आजकल बैंकिंग सेक्टर में क्या आ गया है कि वो कंसर्न रहते हैं एनपीए के लिए। जो ऋण खराब हो जाता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो हैं बैंक के ब्रांच मैनेजर माने जाते हैं। दूसरी बात है कि जो हमारे ग्रामीण जो इंस्टीट्यूशंस हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें काफ़ी वीकनेस आ गया था, खास करके कोऑपरेटिव सेक्टर में। अगर हम पहले के वर्षों में देखें तो 30 से 35% योगदान उनका रहता था, और आज अगर हम बिहार में देखें तो 1% उनका योगदान रहा है। लेकिन नाबार्ड पिछले 3 साल से भारत सरकार के साथ मिलके कोशिश कर रहा है कि वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, कंप्यूटराइज किया जाए। जो ग्रास रूट की इंस्टीट्यूशन है, जिसको हम प्राथमिक कृषि साख समिति पैक्स कहते हैं, उसको मजबूत और वहाँ पे कंप्यूटरीकृत एक कॉमन सॉफ्टवेयर लाया गया है, जिससे इंटीग्रेट किया जा रहा है उस पैक्स को डीसीसीबी, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और नाबार्ड के थ्रू। तो ये अगर सशक्त हो जाएगा तो ये समस्या दूर हो जाएगी, क्योंकि वो पंचायत के स्तर पे ही पैक्स है, और पैक्स को हम लोग सशक्त कर रहे हैं मल्टी एक्टिविटी करने के लिए। यानी कि जो भारत सरकार में माननीय प्रधानमंत्री का सपना है कि हमारे इकोनॉमी का 40% जो है वो कंट्रीब्यूशन कोऑपरेटिव सेक्टर से आए। तो जो हम अक्सर हमारे किसान शिकायत करते हैं कि बैंक आसानी से ऋण नहीं देता है, जिसके पीछे कई कारण हैं। उनके ज़मीन के दस्तावेज़ जो है वो अभी तक अपडेट नहीं किए गए हैं, दादा परदादा के नाम से है। कई के जो हमारे बटाईदार हैं उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो बैंकों को असुविधा होती है। डॉक्यूमेंटेशन को लेकर दिक्कतें आती है, उन्होंने अपना डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं किया है, और या ये बड़ी वजह हो सकती है कि ऋण देने में या फिर लेने में उन्हें परेशानी होती है। समय का अभाव है तो जरूर चाहेंगे चलते चलते बिहार के जो युवा हैं, जो ग्रामीण हैं और जो उद्यमी हैं, उनके लिए आपका मैसेज क्या रहेगा? जो युवा और ग्रामीण हैं, बिहार में अपार संभावनाएं हैं। हमारे पास जो प्राकृतिक संसाधन है भगवान ने खूब दिया है, तो नाबार्ड भी उनको सशक्त करने के लिए, उनको उनके स्किलिंग के लिए कई हमारे योजनाएं हैं। तो नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक हर एक ज़िले में बिहार में तैनात है, उनसे संपर्क करें और स्किलिंग के लिए जुड़ें, और आप इतने सशक्त यहाँ हो कि आपको माइग्रेट बिहार से बाहर नहीं जाना पड़े, अपने परिवार से बाहर नहीं जाना पड़े। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे पास ही इतने रिसोर्सेस हैं, अगर इसको ठीक से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, एमएसएमई सेक्टर को हम डेवलप कर दें, जिस पे हम फोकस भी कर रहे हैं बिहार में, तो हमारे युवा जो भाई हैं, बहनें हैं, उनको कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, और हमारा बिहार भी विकसित होगा। जो माननीय प्रधानमंत्री का सपना है 2047 तक विकसित भारत का, वो तब तक विकसित नहीं होगा जब तक हमारा बिहार विकसित नहीं होगा। तो हम सब मिलके प्रयास करें कि इस बिहार को विकसित करें, और जो भारत के लिए सोने की चिड़िया कहा जाता था, हम बिहार को सोने की चिड़िया कहें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा निवेश यहाँ हो और हमारे युवा, हम लोग अपने परिवार के साथ अपने राज्य में ही खुशहाल रह सकें। जी, क्या बात है, बहुत बड़ी बात आपने बताई है। एक बात यहाँ पर यह भी है कि जो सहकारिता को सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है, कई परियोजनाएं भी ला रही है। कंप्यूटराइजेशन एक तरह से देखा जाए तो जोड़ा जा रहा है, तो बिहार के संदर्भ में क्या बताना चाहेंगे इसके परिप्रेक्ष्य में? पूरे देश में करीब 63,000 पैक्सों का कंप्यूटरीकरण किया जाना है
बिहार में पहले चरण में 4477 पैक्स का कंप्यूटरीकरण करने की योजना थी, जिसमें से करीब करीब 96% कंप्यूटराइज हो चुके हैं। और दूसरे चरण में जो करीब 2300 के आसपास 2277 पैक्स का कंप्यूटरीकरण किया जाना है, जिसका कार्य अब शुरू होगा। तो काम अच्छा हो रहा है। नाबार्ड और राज्य सरकार की जो सहकारिता विभाग है, इसके अलावा जो राज्य सहकारी बैंक है, बिहार राज्य सहकारी बैंक और जिला सहकारी बैंक, सब मिल के समन्वित प्रयास कर रहे हैं। और जो हमारे सिस्टम इंटीग्रेटर हैं वो भी इसमें अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम आने वाले 2-3 वर्षों में देखेंगे कि जो ऋण प्रवाह कोऑपरेटिव सेक्टर से है उसका शेयर बिहार में बढ़ेगा। और नाबार्ड इसको मॉनिटर ही नहीं कर रहा, उसका रिव्यू भी कर रहा है। अभी हम लोग 22 तारीख को इनके रिव्यू के लिए भी इनको बुलाए हुए हैं। जी बिल्कुल। और जो परियोजना पर लगातार पहल की जा रही है, जिस तरह से काम किया जा रहा है, मकसद एक ही है कि इस परियोजना को नेटवर्क की तरफ फैलाने का और अधिक से अधिक लोगों को, महिलाओं को सशक्त करने का, और जो भी योजनाएं चलाई जा रही है अधिक से अधिक उन पर लागू हो सके और उन्हें फ़ायदा इसका मिल सके। कई सारी विशेष बात आपने बताई और नाबार्ड को लेकर जो आपने जो काम किया, जो अहम भूमिका निभा रहे हैं आपने जिन जिंदगियों में खुशहाली लाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम में हमसे बातचीत किया आपका, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, गौतम कांत सिंह जी। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज का ये कार्यक्रम बिहार अभियान का अंक आपको कैसा लगा? अपना फीडबैक, अपनी प्रतिक्रिया हमें ईमेल और खत के जरिए बताना और देना ना भूलें। और इसलिए खत लिखने के लिए उठाएं कागज़ और कलम, नोट करें हमारा पता है कार्यक्रम बिहार अभियान, निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 800001। हमारा ईमेल आईडी है director.ddkpatna@gmail.com। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।